हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद सर। तो भैया इंतजार आ गया चैप्टर नंबर 12 एलपीपी का। एलपीपी का वन शॉट लेके आया हूं आपके लिए। एलपीपी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। 5 नंबर 4 नंबर का एग्जाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा आएगा और एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे। कुल मिला के 4-5 नंबर के अंदर ये टॉपिक निपट जाएगा। ऑलराइट, तो बड़े आराम से देखना, समझ आ जाएगा। वीडियो छोटी होगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। और मजे की बात देखो इसके अंदर बच्चों, ये है जो समझने वाली बात है कि इसके अंदर 12.1 है, 12.2 है और मिसलेनियस है। कुल मिला के 3 एक्सरसाइज है। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती हैं। इनके अंदर वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। 4 तरह के वर्ड प्रॉब्लम इसके अंदर बताए जाते हैं। डाइट, मैन्युफैक्चरिंग, एलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों के अंदर। ठीक है, मजे की बात यह है कि ये पूरा टॉपिक आपका डिलीटेड है। यानी 11 मार्च 2023 को जो 12th क्लास का मैथ्स का पेपर होने वाला है उसमें ये सारा टॉपिक डिलीटेड है। अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे जो हैं उनके में ये है, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स वालों में डिलीटेड है। वी नीड टू डील ओनली विथ 12.1। हमें केवल ये पढ़नी है। इसमें भी 2 तरह का एरिया होगा, 2 तरह का रीजन निकलेगा। शेडेड रीजन निकलेगा, कॉमन रीजन निकलेगा, फिजिबल रीजन निकलेगा। ये टर्म्स क्या होते हैं आई विल डिस्कस। ठीक है, एक होगा बाउंडेड, एक होगा अनबाउंडेड, दोनों डिस्कस होंगे आज। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। 12.1 वी नीड टू सी। क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं बढ़िया एक्स्ट्रा, बेसिक से बताऊंगा, जीरो टू हीरो। ऑलराइट, स्टार्ट करें। आवाज नहीं आई? दैट्स ग्रेट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको आना चाहिए इनइक्वालिटी। याद है 11th क्लास चैप्टर नंबर 6 इनइक्वालिटी ग्राफ, 10th क्लास में भी था लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, वहीं से लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब 10th में तो आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस पेयर, उसमें ग्राफ बनाते थे। 11th में लीनियर इनइक्वालिटी और 12th में एलपीपी। मतलब चीज वही है, नाम बदलते जा रहे हैं, लेवल बदलता जा रहा है, चीजें नई आती जा रही। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होगा, कुछ कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज यार सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 11th मार्च वाले एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख के जाएं। कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें जो भी है उसे लिखकर पढ़ लेना। थ्योरी सिर्फ जाननी है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। इवन अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है, सबसे पहला कीवर्ड आ रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यार जीवन में हर बंदे का ऑब्जेक्ट है। हर बंदे का, डॉक्टर का क्या ऑब्जेक्ट है? मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, एक्सपर्ट बन जाऊं। मास्टर का क्या ऑब्जेक्ट है? अरे मेरा नाम हो जाए, मैं बहुत बढ़िया मैथ्स का मास्टर बन जाऊं, पूरे इंडिया में मुझे ही जाने, पूरे वर्ल्ड में। बिजनेसमैन का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि मैं सबसे बड़ा रिचेस्ट बिजनेसमैन बन जाऊं। तो हर बंदे का ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसी एलपीपी के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इस टाइप का। ये रहा z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। एक्स और वाई कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमें एलपीपी को सॉल्व करना होता है। एलपीपी होता है क्या है, भी धीरे धीरे सारे जब मैं बता दूंगा ना, फिर आपको एलपीपी का मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, प्लीज बेयर विथ मी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है z इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये कुछ दिखने में ऐसा हो सकता है 9x प्लस 3y, या z इज इक्वल टू x प्लस वाई, या z इज इक्वल टू 10x प्लस 20y, और कभी कभी ऐसा भी 10 9 प्लस x प्लस वाई। कुछ भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बनाना नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि 12.1 आपके सिलेबस में। अगर 12.2 होती तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बनाना पड़ता, तो यहां पर दिया होगा। ठीक है, इसे z से डिनोट किया जाता है। बाकी z का नाम बदल के अगर p रख दें तो नो इश्यू, q रख दें तो नो इश्यू। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहां a और b आपके कांस्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक ही काम है, चीजों को या तो करो मैक्सिमाइज या करो मिनिमाइज, या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। चीजों को या तो बढ़ाओ या घटाओ। जैसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स हर बंदा चाहता है कि प्रॉफिट बढ़े बढ़े, है ना, मैक्सिमाइज हो। हर बंदा ये चाहता है प्रॉफिट बढ़े। और बिजनेस के अंदर कॉस्ट है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। हर बंदा चाहता है कि खर्चा या कॉस्ट या एक्सपेंडिचर कम से कम हो, कम से कम हो। यानी बिजनेस का रूल है कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें यही दे देता है
कि भैया इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू डालो, आपका मैक्सिमम मिनिमम निकल के आएगा। कैसे आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टर्म हमेशा के लिए ध्यान रखें। थ्योरी थोड़ी डिस्कस इसलिए हो रही है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। आपने अभी अभी देखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ ऐसा होता है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसमें जो x और y है ना, ये डिसीजन वेरिएबल है। x और y की वैल्यू कुछ तो निकलेगी, कैसे निकलेगी वो अभी आएगा, न्यूमेरिकल जब आएगा तो आएगा। तो x और y के बेसिस पे डिसाइड होगा कि z मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो डिसीजन वेरिएबल x और y होते हैं। इस पर मुझे लग रहा है कि अगर एक आध नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई डिसीजन वेरिएबल ऐसे करके देगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, व्हाट आर द डिसीजन वेरिएबल। ऑप्शन ए होगा a कॉमा बी, बी होगा x कॉमा वाई, सी होगा a कॉमा एक्स और डी होगा b कॉमा वाई। तो आंसर x कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से देख लेना, टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद बच्चों इसके अंदर आता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है बैरियर्स, बैरियर्स है ना, रुकावटें, लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशंस। भाई जो रिसोर्सेस हैं वो तो लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने स्कैरसिटी ऑफ लॉ, है ना, ऐसे कुछ होता है। साधन सीमित है, संसाधन सीमित है, इस टाइप से। तो कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो जो भी फंक्शन बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके अंदर डिसीजन वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के भी अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे, बैरियर्स होंगे, लिमिटेशंस होंगी, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटी और रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑन एलपीपी आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। जो भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लिमिटेशंस लगाई हैं, वो हमारे कंस्ट्रेंट्स है। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि कोई भी बिजनेस होगा या कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका भी हमें बनाना होगा, उसमें जो ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। रीजन, क्योंकि फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है और इसके अंदर भी y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों प्लस प्लस के होते हैं। तो इसलिए ये एक कंस्ट्रेंट है, यानी जो शेडेड रीजन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये बेसिक कंस्ट्रेंट्स है कि x और y की वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना x और y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे आ गया फीजेबल रीजन। फीजेबल रीजन बोलो, बाउंडेड रीजन बोलो, शेडेड रीजन बोलो, सब एक ही मतलब है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी आपसे। तो भाई कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी ये वाले कंस्ट्रेंट तो है ही, ये तो है ही, इसके अलावा और भी कंस्ट्रेंट होंगे, जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल 100, ये रहा एक कंस्ट्रेंट्स है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई आपको बाजार जाना है और कुछ चेयर्स लेके आनी है और कुछ टेबल्स लेके आनी है, कुछ चेयर्स और कुछ टेबल्स। आपके पास रखने की जो जगह है, जो स्टोरेज है, जब आप आइटम लेके आओगे तो आप केवल 100 आइटम रख सकते हो, 100 आइटम। तो ये एक कंस्ट्रेंट्स है। इसका मतलब कि आप मान लो ये चेयर है और मान लीजिए ये आपकी टेबल है, तो जब बाजार से आप लेके आओगे तो दोनों का सम, चेयर और टेबल का सम या तो 100 हो या 100 से कम हो, क्योंकि अगर आप 100 से ज्यादा आइटम ले आए तो आपके पास स्टोरेज नहीं है, आप उसे रख नहीं पाओगे। तो ये एक तरह से कंस्ट्रेंट है। तो जितने भी कंस्ट्रेंट आपको दिए होंगे उनसे जो ग्राफ बनेगा बाउंडेड वाला या अनबाउंडेड वाला, वो आपका फीजिबल रीजन होगा। ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो बाउंडेड और एक अनबाउंडेड, ठीक है। एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज करो मैंने ऐसे और ऐसे ग्राफ बना दिया इसका। अगर मैं इसे ले लूंगा तो ये हो जाएगा अनबाउंडेड, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे करके कोई ग्राफ बनाया, सपोज करो अगर मैं इसे ले लूंगा तो ये हो जाएगा बाउंडेड। अब ये कैसे लेना है, अपनी मर्जी नहीं है, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड है। फिलहाल कॉन्सेप्ट था फिजिबल रीजन का, तो बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी। अब आ गया फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, तो भाई सपोज करो ये आपका अनबाउंडेड रीजन आया था, ये रहा, ये आपका अनबाउंडेड रीजन आया था, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, या तो इसके अंदर या इसकी बाउंड्री पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, या इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशन है,
ठीक है, विद इन फीजिबल रीजन, विद इन फीजिबल रीजन, चाहे वो बाउंडेड हो चाहे वो अनबाउंडेड हो, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे फीजिबल सॉल्यूशंस हैं। ये लिखा हुआ है पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, देखो विद इन भी और ऑन भी लिखा हुआ है, बाउंड्री के ऊपर भी, ये सारे आर फीजिबल रीजन फॉर आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द फीजिबल रीजन फॉर एलपीपी रिप्रेजेंट फीजिबल सॉल्यूशन, ध्यान रखना। अब आ गया इनफीजिबल सॉल्यूशन, भाई जो बाउंडेड एरिया के अंदर ना हो, जैसे मान लो ये आपका बाउंडेड रीजन है, सपोज करो ये रहा, ये है। अब मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, बात कर रहा हूं मैं इस पॉइंट की या इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, तो जितने भी पॉइंट मैंने यहां पे आपको दिखाए हैं सारे के सारे फिजिबल रीजन के बाहर हैं, फिजिबल रीजन के बाहर, तो सारे पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, टर्म्स ध्यान रखना। इसके बाद आ गया ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। पहले तो इसने बोला हुआ है फिजिबल, इसका मतलब यह है कि जो भी पॉइंट है वो बाउंडेड एरिया के अंदर या ऑन द बाउंड्री है ना। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब ये है, जैसे मान लो ये ग्राफ बन के आया, अभी मैं बनाऊंगा ये ग्राफ, ठीक है, और सपोज करो ये आपका फिजिबल रीजन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और भी हो सकते हैं, फिलहाल तो यही है। अब मान लो z दिया हुआ था मुझे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस बी वाई, ये दिया हुआ था। अब मैं इसके अंदर ना सारे पॉइंट डाल देता हूं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, चारों पॉइंट डाल देता हूं। चारों पॉइंट डालने पर मेरे पास आंसर आता है, कोई 100, कहीं 120, कहीं 150, कहीं 90 आ जाता है। ठीक है, तो देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां पर आया है। अगर बात हो रही है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो हर बंदा मैक्सिमाइज ही चाहेगा, तो बताओ कहां मैक्सिमम है, तो ये मेरा जहां 150 जिस पॉइंट पे आया है वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा, और मेरा मैक्सिमम z कितना होगा, 150। अगर बात हो रही है कॉस्ट की, तो हर बंदा चाहता है कॉस्ट मिनिमम हो, कॉस्ट कम से कम हो। कहां कम है कॉस्ट, 90। इस तरह से है। ठीक है, एक आइडिया ले लो, जनरल ओवरव्यू ले लो, बाकी न्यूमेरिकल में सब समझ आ जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। ये देखो न्यूमेरिकल भी आ गया आपके लिए, एक न्यूमेरिकल आ चुका है बच्चों, जरा देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है। डिटरमाइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, यानी मिनिमम की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सिर्फ मैक्सिमम की, और z हमें यहां पर देखो दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ग्राफ हमें बना के दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है, प्री बोर्ड वगैरह में 1 मार्क्स में, तो बहुत ही आसान है। और जितने भी पॉइंट हमें यहाँ विजिबल हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन। क्या ये है, ये नहीं है, क्या ये है, ये नहीं है, बाकी सब है। क्यों नहीं है वो, फिजिबल सॉल्यूशन वो होते हैं जो बाउंड्री के ऊपर या अंदर हो। तो हमें जो दिख रहे हैं वही है, होने को तो और भी होंगे, लेकिन हम सारे पॉइंट नहीं लेंगे, हम तो सिर्फ वही पॉइंट लेंगे जो हमें यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल का नाम होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, इस मेथड का नाम होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या नाम होता है इसका, यहां लिखो आप कॉर्नर पॉइंट्स लिख दो यहां पर, और यहां लिख दो आप z आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 4x प्लस 3y। आप सिर्फ वही पॉइंट लेंगे बच्चों जो बाउंडेड एरिया को, जो फिजिबल रीजन को या तो उनके ऊपर है या उसके अंदर है। अंदर वाले तो आपको मालूम नहीं है, तो छोड़ दो, आप तो वही लो जो आपको दिख रहा है। तो आप ले लो पहले a पॉइंट, बताओ जरा a पॉइंट कितना है, 25,0। फिर लो आप b पॉइंट, बताओ जरा b कितना है। फिर लो आप c पॉइंट, बताओ कितना है। फिर लो आप o पॉइंट, बताओ कितना है, 0 0। बात हो रही है मैक्सिमम की। x की जगह 25 डाल दो यहां पर, तो 25 इंटू 4 100 आ जाएगा, प्लस कितना है, यहां डालो 0 तो 0 ही रहेगा, आंसर आया 100। x की जगह डालो आप 64, तो 64 इंटू 4 64 आएगा, नहीं x की जगह आप डालोगे 16, तो 16 इंटू 4 64 आ जाएगा, और 16 इंटू 3 48 आ जाएगा। जोड़ दो, 8 4 12 हो गया, 4 6 112 आ गया, 8 4 12 और 6 4 10 और 11 112 आ गया। अब ये वाला x की जगह डालो 0 तो 0 ही रहेगा, और y की जगह 24 तो 3 चौक 12 72 हो गया। ठीक है, 72 रिजल्ट रहेगा। 0 0 डालो तो 0 ही 0 रहेगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। इसने मुझसे मांगा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखो ये है, ये क्या है मैक्सिमम, तो मैं यहां पर लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 122 एट, कहां पर है, b पॉइंट पर, 16 और 16 पर। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू।
ये हाँ 112, सॉरी 112 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये x और y की वैल्यूज आ गई। अब एमसीक्यू में कुछ भी करके पूछ सकता है, ये सवाल एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। ठीक है, आगे समझ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल से हुई है शुरुआत। अगला क्वेश्चन, इसमें समझने के लिए थोड़ी सी बातें आएंगी, थोड़ी खास बातें आएंगी। देखो जो पिछला वाला था ना वो तो बाउंडेड था, बाउंडेड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अनबाउंडेड आएगा तो उसमें खास बात आती है। वो खास बात क्या है बता देता हूं। ठीक है, पहले मैं यहां आपको एक खास बात बता देता हूं। देखो ये अनबाउंडेड के लिए है। जब भी अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन होगा। सपोज करो ये आपका z दिया हुआ है ax प्लस बी वाई करके, और ये आपका अनबाउंडेड आ गया एरिया। एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और इसका रीजन ये है, तो इसे बोलेंगे अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। ठीक है, 3 पॉइंट आपको यहां पर दिख रहे हैं। आपने टेबल बना ली इसकी, ओके, इसका नाम रख दिया सपोज a, इसका b और इसका रख दिया c। आपने टेबल यहां बना ली, यहां पे लिख दिया कॉर्नर पॉइंट, यहां पे z, और यहां पे a पॉइंट पर वैल्यूज आ गई, b पॉइंट पर वैल्यू आ गई और c पॉइंट पर वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। अब यहां से दो बातें, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो आप क्या करोगे, जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू आई होगी, कोई ना कोई तो बड़ी वैल्यू आई होगी। अगर दो वैल्यू सेम आ गई 100, 100, 60, तो 100 ले लेंगे। ठीक है, या 150, 80, 90 तो 150 ले लेंगे। या फिर लिखा होगा वहां पे मिनिमम, तो कोई ना कोई तो मिनिमम वैल्यू आई होगी। ये सब उस केस में जब अनबाउंडेड होगा, जब ओपन एरिया होगा। ठीक है, ध्यान देना जरा। अगर बोले मैक्सिमम, तो अनबाउंडेड में इतना काम तो होगा ही जो बाउंडेड में होता था। जो पिछला वाला न्यूमेरिकल था उसमें इतना काम तो हुआ ही था, उसके बाद आंसर आ गया था। लेकिन बाउंडेड में थोड़ा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देख लो। तो जो भी आपका z आया ना, ये z जो था आपका, अगर मैक्सिमम है तो z की जो वैल्यू है ax प्लस बी वाई, उसे ग्रेटर देन लिख दो। किससे? जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z से। जैसे यहां मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो 200 आ गई, तो ऐसे लिख दो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 200। ग्रेटर देन, नीचे इक्वल मत लगाना। ये a और b तो वहां दिए होंगे ना, ये तो कुछ ऐसा होगा 2x प्लस 3y, x प्लस y, 9x प्लस 7y, इस तरह से कुछ भी दिया होगा। फुल मिला के मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन लगाना है। यहां कौन सा नंबर लिखना है? जो इसमें बड़ा नंबर आएगा। और अगर मिनिमम है तो z की वैल्यू जो भी है उसे लेस देन लिख दो, लेस देन, लेस देन। ठीक है, इक्वल मत लगाना, लेस देन लिखना है। जो भी मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ये इसका कॉन्सेप्ट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। इसके बाद इसका ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा दिखाएंगे उसको। वो ग्राफ जो बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा, इसी के ऊपर। सपोज करो मैंने ये बनाया, जैसे इसका ग्राफ बनाया। कैसे बनाया वो तो मैं आपको मतलब बताऊंगा। और इसका ग्राफ ड्रॉ होते होते देखो ऐसा आ गया, ऐसा ये ग्राफ आ गया। देखो इसका, ये इसका ग्राफ आ गया नई वाली इक्वेशन का। शेडिंग भी चेक करेंगे। इसकी शेडिंग सपोज करो इधर आ गई, इस साइड नए वाले की। और ग्राफ हमेशा डॉट डॉट करके बनेगा इसमें। अनबाउंडेड वाले में जो नया ग्राफ बनेगा मैक्सिमा और मिनिमा टेबल के बाद, वो हमेशा डॉट 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 लाइन में बनेगा। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं है। यहां पर क्या है? ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है। तो ग्रेटर देन का मतलब है कि वो चीज इंक्लूड नहीं है, इसलिए ऐसे बनेगा डॉट डॉट। अब देखना, जो नई वाली लाइन है इसका जो एरिया है, क्या वो फीजिबल रीजन एरिया में मैच हो रहा है या बिल्कुल अलग भग रहा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो नई वाली लाइन का एरिया है, ये वाला जो शेडिंग हुई है, क्या वो फीजिबल, फीजिबल मतलब जो दिया हुआ था अनबाउंडेड, नई वाली लाइन का एरिया क्या इस वाले एरिया में मैच हो रहा है? बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। देखो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ओके, तो ये सही है। इसका मतलब जो इसमें बड़ी वैल्यू आई थी वही आंसर। ठीक है, ये है इसका लॉजिक। यानी अगर नए वाली लाइन का एरिया फीजिबल एरिया में मैच ना हो, मैच ना हो तो सही है, तो सही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया था वो ओके है, वही आंसर माना जाएगा। और अगर मान लो इस लाइन का एरिया, इस लाइन की शेडिंग कुछ ऐसे हो जाती, मान लो ए ऐसे करके आ जाता, ये ऐसे करके, और इसका एरिया देखो ऐसे करके आता, तो आप यहां पे देख रहे हो कि जो लाइन मैंने बनाई थी उसका एरिया फीजिबल एरिया को टच करता हुआ आ रहा है।
यानी कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो आप लिखोगे नो। नो इसका मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही नहीं, z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। आप लिखोगे इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, वट एवर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी बोला होगा। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि अनबाउंडेड में नॉर्मल काम टेबल वेबल सब उतना ही बनेगा जितना बाउंडेड में बन रहा है, इतना तो आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर मैक्सिमम बोल रहा है तो z को उठा के ग्रेटर देन और जो बड़ी वैल्यू आई है उसके बराबर रख दो, उसका टेबल बना लो और ग्राफ बना दो। ठीक है, ग्राफ बनेगा डॉट 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 लाइन में, ब्रोकन लाइन में। ग्राफ जब बन जाएगा तो उसके बाद देखो कि उसका एरिया फीजिबल रीजन से मैच हो रहा है, जरा सा भी कॉमन आ रहा है क्या, ओवरलैप हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो लिख दो कोई आंसर नहीं आने वाला इसका। ठीक है, यानी जो इनइक्वेशन है वो अनवैलिड है, इनवैलिड है। कैसी है वो, इनवैलिड, आंसर आएगा ही नहीं। और अगर मैच नहीं हो रहा तो बोलो ओके रिपोर्ट है, सब कुछ बढ़िया है, जो आया था वही आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे दोबारा से सुन लेना अच्छे से, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आ गया, देखो न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, समझते हैं जी इसे एक बार। सब कुछ तो दिया ही हुआ है आपको इसके अंदर। कह रहा है डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ z। देखो मिनिमम लिखा हुआ है यहाँ पे, मिनिमम, और z हमारे पास ये रहा। ठीक है, और देखो इसने लिखा भी है इफ एनी। इफ एनी का मतलब यही है क्योंकि अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड में आंसर आ भी सकता है। और कब आएगा, जब जो नई लाइन का ग्राफ मैच नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा तो आएगा आंसर। और अगर ओवरलैप हो गया तो इसने लिखा भी हुआ है साफ साफ, ये हमें यहां पर दिया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना, टेबल पहले बनानी है। एक तो ये पॉइंट लेना है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 4 पॉइंट हमें यहां पे लेने हैं। क्योंकि हम टेबल जब बनाते हैं तो उसमें सारे कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, तो हमें सारे पॉइंट यहां पर दिख रहे हैं। और ये सारे पॉइंट काम के इसलिए हैं क्योंकि ये शेडेड रीजन, ये बाउंडेड रीजन, ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट है। पता है ना, पॉइंट या तो बाउंड्री पे होंगे या अंदर होंगे। ठीक है, तो बनाते हैं जी, टेबल बनाते हैं पहले। चलो यहां लिखो पहले आप कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स लिखो। यहां लिखो आप z कितना है 3x प्लस 2y। ठीक है जी, बताना a कितना है 12 0, b कितना है 4 2, c कितना है 1 5, d कितना है 0 और 10। बस चलो रखवाओ वैल्यू, 12 रखो इसके अंदर, 36 आएगा बस, ये तो बना देगा 0। 4 रखो, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 16 हो जाएगा, है ना। 4 तिया 12, 2 दूनी 4। एक और 5 रखो इसके अंदर, 3 और 5 दूनी 10, 13 आ जाएगा। 0 और 10 रखो, 0 रखोगे 0, 10 20 आ जाएगा। ठीक है, इसने बोला है मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें 13, तो ये लिया जाएगा। मिनिमम अगर बोल रहे तो हम ये लेंगे। मेरा आंसर ये होता, मेरा आंसर यही हो जाता, क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता अगर ये बाउंडेड रीजन होता। तो ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है तो काम आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अभी मैं इसको आंसर नहीं बोलूंगा, मैं देखो ऐसे लिखूंगा, सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, है ना, इसलिए z कितना है, ये रहा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। इसने बोला है मिनिमम, तो मैं लेस देन लूंगा, और अगर मैक्सिमम बोलता तो ग्रेटर देन। इक्वल मत लगाना, और ये वैल्यू लिख दो यहाँ पे 13। अब बनाओ इसका ग्राफ, ग्राफ बनेगा इसका, टेबल बनेगी 10th क्लास की तरह। लेट कर लेना इसे 3x प्लस 2y, कुछ भी साइन है उसे इक्वल मान लेना, क्योंकि ग्राफ जब ही बन पाता है जब इक्वल का साइन हो। लेट किया हुआ है, यहाँ x है और यहाँ y है, वैल्यू डाल दो। सपोज करो मैंने x डाला, इसके अंदर 4 डाला मैंने, 4 डाल दो, कितना आ गया ये 4 तिया 12, 12 गया उधर 1/2 यानी 0.5 आया, है ना। ओके चलो अब फिर डालो। सपोज करो मैं x की जगह क्या डालूं, x की जगह बोलो 3 डाल दूं, चलो 3 डाल दो, डालो 3, 3 तिया 9, 9 गया उधर, कितना बचा 4, 2 आ गया, आ गया। अब इसके अंदर एक टेस्टिंग होती है, देखो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अभी टेस्टिंग होती है इसके अंदर। इसके अंदर 0 0 डाला जाता है, मतलब हमें ये देखना है कि जो लाइन ड्रॉ होगी इसका एरिया, ये जो लाइन ड्रॉ होगी इसका एरिया शेडेड पार्ट
मूवमेंट किधर जाएगा, इधर या इधर, ओरिजिन के इस साइड या इस साइड। 11th क्लास में आपने सब देखा होगा, बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा अभी इसके अंदर। ये तो एक न्यूमेरिकल आ गया इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं टेम्परेरी। टेस्टिंग करो 0 0 इसमें डाल दो, डालना इसके अंदर तो 3 x की जगह 0, 2 y की जगह 0, ये आ गया 13, 0 लेस देन 13, 0 छोटा है 13 से, तो ये बात ट्रू है। ट्रू का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। कुछ याद आ रहा है 11th का, टूवर्ड्स 0 0, बस इतना काम हो गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, इसी पे बनाएंगे, बनाओ 4 पे, यानी कोऑर्डिनेट एक तो 4 है और एक 0.5 है, और एक कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 2 है। ड्रॉ करो चलो 4 पे इतना, 4 कहां होगा, यही है देखो 4, ये रहा, ये है ना आपका 4, यही तो है 4, यही कहीं है, और हाफ मेरे ख्याल से यहां होगा, हाँ या ना, ये देखो ड्रॉ कर दिया मैंने, एक पॉइंट मेरा आ गया ये। चलो और देखो इसने लाइन वैसे खींची हुई है इसने, ये लाइन आप इसे इग्नोर मार दो, हम नहीं बना रहे। अगला पॉइंट 3 पे 2, 3 कहां होगा भाई, 3 पे 2, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2, कहां है देखो जरा, 3 हल्का सा इधर होगा, यहां मान लेता हूं, और 2 ये हो गया 3 और 2, 1 और 2 यहां कहीं होगा, ये रहा एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अरे एक पॉइंट उड़ गया क्या, वो यही था ना, ये रहा उड़ रहा है ये बार बार, और एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट आ गए, क्या हो रहा है ये, ठीक है 2 पॉइंट आ गए। ड्रॉ करो उसको, आप इसको इग्नोर मारना, जो ये लाइन आपको दी हुई है ड्रॉ करो, कैसे होगी ड्रॉ, डॉट 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 डॉट, इस तरह से ड्रॉ होगी लाइन, इस तरह से ड्रॉ होगी। नाम रख दो इसका, जो भी नाम रखना है, ये नाम है इसका, फर्स्ट ही रख दो क्योंकि और तो कोई नाम इसके अंदर है नहीं, तो फर्स्ट रख दिया मैंने इसका नाम। शेडिंग बताओ इसकी किधर जा रही है, टूवर्ड्स 0 0, 0 0 इधर है या उधर है, ये रहा, तो इस साइड आएगी इसकी शेडिंग। तो अब बताओ कॉमन रीजन जो इसका, नई लाइन का जो रीजन है, क्या वो इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल भी ओवरलैप, इसका मतलब जो हमारा आंसर आता है वो सही है, ओवरलैप ना होने पर आंसर सही है। तो आप यहां पे लिखोगे सिंस नो एरिया इज, अरे क्या हो गया, अच्छा से यहां ले आता हूं, सिंस नो एरिया इज कॉमन, ऐसे लिखते हैं, ओवरलैप मत लिखना, कॉमन लिखना, विद फिजिबल रीजन, सो इसलिए z की वैल्यू यही है जो आई थी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 13, क्वेश्चन इज डन, यही मेरा आंसर, ठीक है। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देके आपको दिखा दिया, दिस इज द आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और इसे अच्छे से सीख लेना, मैं भी इसके अंदर न्यूमेरिकल भी लूंगा इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्त, एक न्यूमेरिकल आ गया, देखो ये आजकल बहुत आ रहा है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू फॉर्म में बहुत आ रहा है ये एग्जाम के अंदर, 2 न्यूमेरिकल हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसका आप मुझे कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, आप मुझे आंसर इसका बताओगे टाइमिंग के साथ, टाइमिंग डाल देना फिर उसका आंसर लिखना। ये बोल रहा है कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम मतलब जो भी ग्राफ बना होगा, कॉर्नर पॉइंट निकाल के दे दिए, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और फोर्थ ये रहा, और ये z हमें दिया हुआ है, z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहां पर a और b की जगह p और q लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, p और q दोनों पॉजिटिव हैं, होने दो। इसने ये बोला है कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट बोथ दिस एंड दिस, मतलब जो z की वैल्यू मैक्सिमम है ना, वो इस पॉइंट पर भी आएगी और इस पॉइंट पर भी आएगी। ये कह रहा है सवाल, ऐसा हो सकता है कि 2 आंसर सेम आ जाएं, 2 पॉइंट पर आंसर सेम आ जाए। तो देखो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 15 15 पर, और z की वैल्यू किस पर 0 20 पर सेम आएगी एज पर दिस, ये बोला है इसने। तो z के अंदर जाओ ना, ये रहा आपका z, x और y की जगह 15 15 भर दो, तो ये कितना आएगा 15p प्लस 15q बराबर, ये क्या है
फिर वही z है, यहाँ x और y की जगह ये भर दो, भरो x की जगह 0 तो 0 ही हो जाएगा, और q y की जगह कितना आएगा 20। नहीं आया समझ? जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है उसमें x की जगह x डाल दो, y की जगह y डाल दो, p और q ऐसे ही रहेंगे, दो पॉइंट पर सेम रहेगा आंसर। सॉल्व करो। 15p 15q बराबर हो गया 20q, ये 15p हो गया, 15p इसको वहां भेज दो तो ये 5q हो गया, 5 से काट दो, 3p इज इक्वल टू q। ऐसा कुछ आपका आंसर है, देखो मैच हो रहा होगा। 3p इज इक्वल टू q कहां है? ये रहा। कहां है? ये रहा मेरा आंसर। हो जाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए तो ऐसा 1 नंबर में आ जाता है। टाइम टेकिंग तो कुछ है नहीं, ये जल्दी हो ही जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ रहे हैं। एक और आ गया, देखो ये तो मुझे बताना भी नहीं है, ये बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है? बाउंडेड है। फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी शॉन इन फिगर इतना, ये देखो z दे रखा है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसने ये पूछा है कि मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी। तो भैया कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या करना पड़ेगा? ये भी रखो इसके अंदर, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो और ये भी रखो, और जहां पर भी आंसर छोटा आ जाए बोल दो इस पॉइंट पर आएगी। नहीं समझ पा रहे हो? टेबल निकाल दोगे ना, टेबल बनाओगे, इसमें x और y की जगह 0 डालना, 8 डालना यार। ठीक है, तो ये 0 और ये 8, 8 चौक 32, माइनस का 32 हो गया, एक आंसर आया। यहां डाल दो 4 और 10, एक और आंसर आ जाएगा, फिर डाल देना। तो उन सब में जो छोटा आंसर आया होगा जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट हमारा मिनिमम आंसर दे रहा है। तो ये आपका C/S है, कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बेसिक आ गया, बेसिक बातें आ गई, क्योंकि अब न्यूमेरिकल आएंगे तो इसलिए बातें बताना आपको जरूरी है। ठीक है, देखो बेसिक ऑफ इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशंस आ गई, ये वही है जो 11th में थी चैप्टर 6 में। एक होती है टाइप 1। टाइप 1 में देखो ऐसी आती है, x ग्रेटर देन a मतलब एनी नंबर, नंबर ही लिख देता हूं चलो। ठीक है, x ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल 6, y ग्रेटर देन इक्वल 7, इस टाइप से आएंगी। x ग्रेटर देन इक्वल -2, इस टाइप से जो भी इनइक्वेशंस आएंगी उन्हें बोलते हैं टाइप 1। ठीक है, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, ग्राफ डायरेक्ट बन जाता है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती। तो टाइप 1 में सिंगल वेरिएबल आएगा। जैसे मुझे इसका ग्राफ बनाना है सपोज करो, तो देखो ऐसे बनाऊंगा, ये x, x डैश, y डैश। ठीक है जी, x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो देखो लाइन ऐसे खींचेगी, डॉट 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 ऐसे खींचेगी। एक खास बात मैं आपको यहां बता देता हूं, इसे नोट करके लिख लेना। अगर सिंबल ऐसे या ऐसे है तो लाइन आएगी ऐसे, डॉट डॉट डॉट, ब्रोकन लाइन बोलते हैं। और अगर सिंबल क्वेश्चन में इक्वल के साथ है, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, तो लाइन आएगी ऐसे, इसे बोलते हैं रेगुलर लाइन या कॉन्टिन्यूअस लाइन। यानी इन इक्वेशन में अगर सिर्फ इनइक्वालिटी है, ये कॉमा लगा रखा है मैंने, इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो लाइन आएगी ब्रोकन या डॉट डॉट वाली लाइन। और अगर इक्वल का साइन भी है तो लाइन आएगी रेगुलर या कॉन्टिन्यूअस लाइन। ठीक है, तो वही है, यहां पे देखो इक्वल का साइन नहीं था इसलिए लाइन बनाई मैंने डॉटेड। अब समझ में आया था वो जो मैंने लाइन बनाई थी डॉटेड वाली, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं था। लाइन का ग्राफ बन चुका है, क्योंकि 2 x की वैल्यू पैरेलल टू y एक्सिस होती है, x की वैल्यू पैरेलल टू, और y की वैल्यू, ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ी है, यार यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2, और ये बोल रहा है 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी वैल्यू इधर ही तो मिलेगी। इस तरह से इसकी हो जाएगी शेडिंग। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लेना, यहां पर टाइप 1 का नोट है ये, इसी का नोट है कि अगर कहीं ऐसा लिखा आ जाए x ग्रेटर देन 0 या y ग्रेटर देन 0, या फिर ऐसा लिखा आ जाए x, y ग्रेटर देन इक्वल 0, दोनों एक साथ, तो इन दोनों का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मतलब होता है इसका। और वैसे भी हमने देखा था कि फिजिबल रीजन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, क्योंकि x और y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो टाइप 1 समझ आ गई। क्या समझ में आया? टाइप 1 में एक वेरिएबल रहेगा, या तो x या y। ओके, दूसरी बात, खाली x है तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, खाली y है तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों अलग अलग लिखी हो, दोनों एक साथ लिखी हो। ठीक है, शेडिंग वो तो पता लग ही जाएगा। जैसे इसका बनाना है आपको, बनाना जरा इसका,
सॉरी यहाँ चलो y ले लेता हूं मैं, इसका बनाना है, बनाओ बेटा इसका, ये रहा, बनाना है इसका, यहां बना देता हूं ना, ये रहा। y की वैल्यू कितनी है -2, तो y की वैल्यू तो यहां आएगी ना नीचे, ये -1 और ये -2, -1 हो गया, -2 हो गया। लाइन रेगुलर या ब्रोकन? रेगुलर, क्योंकि इक्वल भी है। तो खाली अगर y है, खाली अगर y है तो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे बनेगा देखो ग्राफ, नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये है y ग्रेटर देन इक्वल -2, ये बोल रहा है y की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो -2 से बड़ी नीचे या ऊपर? नीचे छोटी हो जाएगी, -2 से बड़ी वैल्यू नीचे लाओगे तो -3, -4, -5 वो छोटी होती चली जाएंगी, तो शेडिंग इसकी ऊपर होगी, नहीं समझे? तो इस सिंबल को देख के आप पता लगा लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, ये बातें ध्यान रखना। इन इक्वेशन के अंदर अगर लेस देन और ग्रेटर देन है तो डॉटेड, और अगर इक्वल भी है तो रेगुलर, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। टाइप 1 के अंदर सिंगल वेरिएबल होता है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली x है तो पैरेलल टू y एक्सिस, खाली y है तो पैरेलल टू x एक्सिस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है? चलो जी, आ जाओ भाई, कहां भाग जाता है ये बार बार, ऑल इन डिलीट, यस। अब आ गई हमारी टाइप 2, टाइप 2 पे आ गए। टाइप 2 को मैं बोलूंगा नॉर्मल लाइन, इसे बोलूंगा मैं नॉर्मल लाइंस, ये नॉर्मल लाइंस है। इसकी इक्वेशन देखो ऐसी होती है, ax प्लस by लेस देन इक्वल 6, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब इसमें x भी होगा, y भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। कैसे कैसे? x भी होगा, y भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, ठीक है? देखने को देख लो, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 4, इस तरह से हो गई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 10, ऐसे हो गई। तो सिंबल कोई भी हो सकता है, ओके? तो ये सारी नॉर्मल लाइन है। इसके बारे में एक खास बात, नेवर एवर पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी ये जो नॉर्मल लाइन है कभी ओरिजिन से पास नहीं होगी, कभी 0, 0 से नहीं गुजरेगी, ठीक है? एक ग्राफ इसका देख लेते हैं। मान लो मैंने ये ले लिया एग्जांपल, 3x माइनस 2y और लेस देन इक्वल 6 ले लिया मैंने, सपोज करो। पहला स्टेप, इसके अंदर टेबल बनानी पड़ेगी। जिस भी इन इक्वेशन में, इन इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इनइक्वालिटी का साइन होता है। जिस भी इन इक्वेशन में x और y आ जाए, x और y आ जाए, उसके अंदर टेबल बनानी पड़ती है। टाइप 1 में टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। तो देखो टेबल ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी बच्चों टेबल, ये रहा। पहले तो इसे लेट करना, ऐसे करके लेट, और इनइक्वालिटी का साइन दे देना 6, जो भी यहां पे सिंबल है उसे हटा के इक्वल मान लो फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है? यहाँ x हो गया और यहाँ हो गया y। टेबल बनाओ, टेबल में कुछ भी डाल सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरी यही रहती है कि अगर x है, y है, नंबर है, तो एक बार x डाल दो 0 और एक बार y डाल दो 0। ध्यान रखना, टाइप 2 में एक बार x 0 और एक बार y 0, तो ऑटोमेटिक टेबल आ जाएगी, चाहे डेसिमल में आए, चाहे पॉइंट में आए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 डालो इसके अंदर, तो 3, x की जगह 0, माइनस का 2y बराबर 6, ये तो हो गया पूरा खत्म। तो y बराबर के कितना आ गया, -2 अपन में जाएगा तो माइनस का 3 आ गया। इसका बनाते हैं, चलो। y कितना है 0, y डाल दो इसके अंदर 0, 3x, y की जगह 0 हो गया, 6, 3 अपन में जाकर कितना आ गया 2 बन गया, ठीक है? टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट टाइप 1 के अंदर नहीं था। टाइप 2 का टेस्टिंग पॉइंट हमेशा 0, 0 रखना है। रखने को तो कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट रखते हैं जो लाइन के ऊपर ना हो। तो आप क्या ढूंढोगे उसमें, आप क्या हिसाब लगाओगे उसमें? तो आपको मालूम है ना कि टाइप 2 कभी 0 से पास नहीं होगी, तो 0, 0 फिक्स कर लो अपना टाइप 2 में। तो टेस्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? टेस्टिंग पॉइंट है 0, 0। टेस्टिंग पॉइंट से ये पता लगेगा कि हमें शेडिंग किधर करनी है, ओरिजिन की साइड या उससे अवे, ये पता लगता है। 0, 0 डालो जी, इसके अंदर डालते हैं जो ओरिजिनल है। x की जगह 0, y की जगह 0, 0 ही आ गया, लेस देन 6, 0 छोटा है 6 से, बात तो ट्रू है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स 0, 0। सच है तो टूवर्ड्स, फॉल्स है तो अवे, अवे फ्रॉम 0, 0। बस इसका काम हो गया। ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा, ये x, x डैश, y, y डैश, 2 पॉइंट हैं, एक कितना है 0 और -3, एक पॉइंट ये रहा, और एक कितना है 2 पे 0, 2 पॉइंट हैं। देखो 2 कोऑर्डिनेट इस तरह से अलग से लिख लिया करो, ड्रॉ करो।
0 पे -3, 0 पे -3, 1 2 3, ये रहा पॉइंट। फिर कितना है 2 पे 0, 1 2, ये रहा पॉइंट। ठीक है, लाइन बताओ डॉटेड आएगी या रेगुलर आएगी? यहाँ पे लेस देन और इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल, तो लाइन आएगी रेगुलर। तो इसे खींच दो इस तरह से। लाइन थोड़ी बड़ी आर पार, लाइन थोड़ी बड़ी खींचनी है, और ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनेगा, ग्राफ पेपर आंसर शीट में अटैच आएगा। लाइन थोड़ी बड़ी खींचनी है आर पार एकदम, ठीक है, बड़ी सी लाइन। इसकी थोड़ी सी लाइन रोमांटिक हो गई मेरी, थोड़ी सी लाइन रोमांटिक हो गई, बट प्लीज बेयर विथ मी। तो ये हो गया। अब इसकी शेडिंग कर दो, किधर जाना है? टूवर्ड्स 0 0। तो देखो लाइन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट में देखो ओरिजिन है ये रहा, और एक पार्ट में ओरिजिन नहीं है, तो मुझे इस तरफ जाना है। तो ये इसकी शेडिंग हो गई। ये बेसिक बता रहा हूं मैं आपको 11th क्लास का। बताओ बात समझ आई? तो ये थी टाइप 2। टाइप 2 की कुछ बातें। टाइप 2 को नॉर्मल लाइन बोलते हैं। टाइप 2 के अंदर एक्स भी होता है, वाई भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। टाइप 2 ओरिजिन से पास नहीं होती, इसीलिए इसका टेस्टिंग पॉइंट 0 0 है। कोई और भी रख सकते हैं लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा, तो ताकि ना ढूंढना पड़े तो हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, टेबल इसके अंदर बनेगी। टेबल से पहले हमेशा लेट करके इक्वल लगाया जाता है। एक बार x रखेंगे 0 तो कुछ आएगा, एक बार y रखेंगे 0 तो कुछ आएगा। टेस्टिंग पॉइंट ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे टाइप 3 बतानी है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? गायब हो जा सिम गायब। आओ जी, आओ जी बाऊ जी, टाइप 3 आ गई। टाइप 3 को मैं बोलूंगा ओरिजिन लाइन, ओरिजिन लाइन। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन, ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन। मतलब ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, ये लाइन हमेशा 0 0 से पास होती है। खास बात, हमेशा 0 0 से पास होती है लाइन, तो ये बात ध्यान रखना। टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर जो भी रखा जाएगा 0 0 तो रखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से तो वो गुजर रही है। टेस्टिंग पॉइंट वो होता है जो लाइन के ऊपर ना हो, और ये तो लाइन के ऊपर होगा ही होगा क्योंकि नाम ही क्या है इसका, ओरिजिन लाइन। तो टेस्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा रखना, 0 और 4 इस टाइप का। मतलब एक कोऑर्डिनेट 0 और एक जिंदा, एक मरा हुआ और एक जिंदा, कुछ भी ले लो। 0 4 ले लो, 0 10 ले लो, 0 माइनस का 2 ले लो, ऐसे रख लो, या इन्वर्ट कर लो इन्हें कि 2 0 ले लो, 7 0 ले लो, -9 0 ले लो। नहीं समझ पा रहे हो? ये मतलब बिना सोचे समझे याद आ जाएंगे। अगर सोचोगे तो फिर वहां लाइन बनाओगे, फिर वहां ढूंढोगे कि कौन सा पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, तो दिक्कत आएगी। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखना, 3 बातें। ठीक है, नंबर 1, इसे ओरिजिन लाइन बोलेंगे, ऑलवेज 0 0 से पास होगी। टेस्टिंग पॉइंट कुछ ऐसे होंगे, मतलब एक 0 और एक y कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, या एक x कोऑर्डिनेट और एक 0 कुछ भी ले लो, इनमें से या तो ये लो या ये लो। ये टेस्टिंग पॉइंट है। दिखने में ऐसी होती है वो, ax + by < 0, ऐसी होती है। मतलब इसके अंदर x भी है, y भी है, कांस्टेंट नहीं है, ऑलवेज 0। ठीक है, जैसे देखो ऐसे करके 2x - 3y > 0, देखो 1 हो गई। या x - y > 0, देखो 2 हो गई। या देखो इसी का नया वर्जन x > y, देखो ऐसे करके भी आ सकती है। बताओ ये और ये एक है या अलग अलग है? एक है। खास बात, टाइप 3 के अंदर वेरिएबल 2 ही होंगे, x होगा, y होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ये खास बात है। ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक है, या ऐसे दिखेगी 4x, देखो ऐसे करके भी दिख सकती है। सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखोगे? टेस्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी मिली गई। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं टाइप 3 का। मान लो मैंने लिया 2x - y > 0 लिया। पहला काम, पहले ये बताओ ये टाइप 3 क्यों है? x है, y है, कांस्टेंट नहीं है। पहला काम बनेगी टेबल। टेबल हमेशा बनती है जब 2 वेरिएबल होते हैं। तो पहले तो लेट करके इक्वल का साइन लगाओ, इक्वल लगा दिया, ये आपने ले लिया, ये x हो गया और ये y। हमेशा एक बार तो 0 डालो ही डालो। तो x डालोगे आप 0 तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 आएगी। पहला पॉइंट तो भर दो 0 0। क्यों? क्योंकि 0 0 से तो पास होती है, तो पहला पॉइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ओरिजिन। ठीक है, हमेशा फिक्स कर लो 0 0 तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। 0 डालते ही 0 आएगा क्योंकि लाइन का नाम ही ओरिजिन लाइन है। एक अपने हिसाब से सोच समझ के डाल दो। मान लो मैंने x डाला 2 डाला मैंने, 2 2 4 -y = 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4।
4 हो गई। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लो क्या? नहीं, 0 5 0 4 0 7 या 5 0 0 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 0 लाइन के ऊपर है। रखो इसमें रखते हैं ओरिजिनल में। x की जगह रखो 0 तो 0, y की जगह रखो 5, ये आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ -5 बड़ा है क्या 0 से? ये तो फॉल्स हो गया। -5 0 से छोटा है तो ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, नहीं ये वाला पॉइंट। अब देखो ये गलती होती है यहां पे, ओरिजिन नहीं लिखना, जो पॉइंट यूज कर रहे हो उससे अवे, जो पॉइंट यूज कर रहे हो उससे अवे, तो इस पॉइंट से अवे जाना है। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बना लो, यही बना देता हूं। बनाना जी, एक पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट है 2,4, तो 0,0 का तो ये हो गया, और 2,4 ये 1 2 1 2 3 4 ये हो गया, और लाइन आएगी रेगुलर, और लाइन थोड़ी बड़ी बनानी है आर पार। ये देखो लाइन बन गई। शेडिंग बताओ इसकी जरा फटाफट। इसने कहा है अवे जाना है, अवे किससे? 0,5 से। तो 0,5 पहले है कहां पर? 0,5 यहां कहीं है, पॉइंट यहीं तो है, तो लाइन के इधर है, तो मुझे इधर ना जाके उधर जाना है, क्योंकि अवे है ना। अवे का मतलब जहां ये पॉइंट है उससे अलग रहना है, तो इधर की तरफ इसका शेडिंग हो जाएगा। और अगर ट्रू आता तो उधर की तरफ। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। तो ध्यान रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, अब न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ना मैं ये चीजें यूज करूंगा, फिर वहां ब्लैंक हो जाओगे। तो अगर आपको आता था तो ये पार्ट स्किप कर देना, न्यूमेरिकल पे आ जाना। तो इसलिए मेरा फर्ज था ये बात आपको बताना सबको, ठीक है। ओके ऑनलाइन पीपल, टेक द स्क्रीनशॉट, समझ लेना इस बात को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं जी। लो भाई साहब, न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल इज ऑन योर स्क्रीन। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों। मतलब आंसर मुझे मिनिमाइज भी करना है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो आपको दिया हुआ है, और ये आपके कंस्ट्रेंट हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। जरा देख के बताना ये कौन है, टाइप 1 के टाइप 2 या टाइप 3? ये कौन है? क्योंकि एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट भी है। ये कौन है? टाइप 3। आया था ना, मैंने कहा था ना एक्स और वाई, देखो टाइप 3 भी आ गई। और ये कौन है? टाइप 1, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? तो देखो सारी आ गई इसके अंदर तो भाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे लिखोगे गिवन, क्योंकि ये पेपर में अगर आएगा तो कम से कम 4 नंबर के आसपास रहेगा, 5 नंबर का, 5 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए पूरी प्रेजेंटेशन देखनी है, क्योंकि टीचर वहां पे लिखने के नंबर भी देते हैं। तो पहले आप यहां पे लिखो, गिवन मत लिखो, ऐसे करके आप लिखो यहां पर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z बराबर 3x प्लस 9y। थोड़ा पेशेंस रखना, टाइम लगता है इस वाले न्यूमेरिकल में, ठीक है। नंबर भी फ्री के मिलेंगे आपको, ध्यान रखना इस बात को। ये हो गया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। मैंने कंस्ट्रेंट्स का मतलब बताया था ना आपको, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब यह है कि इस आंसर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो इन कंस्ट्रेंट को देखते हुए। ये हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ओके गाइस, तो ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। लिख दो जी, पहला कितना है? x प्लस 3y 60 हो गया, ये फर्स्ट का नाम दो, x प्लस वाई। भाई ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, अब आंसर शीट में तो उसे उतारोगे ही, ठीक है, तो ये थोड़ी मजबूरी बन जाती है। 10 हो गया, इसके बाद x लेस देन इक्वल y, ये थर्ड हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आपका फोर्थ हो गया। इन दोनों को मैंने एक एज अ बंच ले लिया, एक ले लिया। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, देखो ऐसे आप लिखोगे फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसकी बात हो रही है, इसे बुलाओगे आप, ठीक है। इसको तो भूल जाओ, ये तो बाद में बनेगा जब टेबल बन जाएगी, z बनेगा। इसे बुलाओ, लिखने का देखो ये है फ्रॉम इन इक्वेशन 1, और इसे लेट करके उतारना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, ऐसे उतारना। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इक्वेशन नहीं बोलना, इन इक्वेशन बोलना है। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल हो, इसमें तो लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल होता है, ठीक है। तो फ्रॉम इन इक्वेशन 1 फर्स्ट को बुलाओ, और जब बुलाओगे तो लेट करके बुलाना है, कोई भी सिंबल हो छोड़ दो और इक्वल का साइन लेना। ध्यान रहेगा? क्या लेना है? हाँ, क्यों लेना है? क्योंकि टेबल बनेगी,
क्योंकि टेबल। अब जरा मुझे ये बताओ बेटा, ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है या टाइप 3 है? टाइप 2 के अंदर मैंने आपको कहा था एक बार x0 और एक बार y0 और टेस्टिंग पॉइंट 0 0। भरो x की जगह वैल्यू भरो 0 तो 3 डिवाइड में जाएगा 20 आएगा, y की जगह वैल्यू भरो 0 60 आ जाएगा। टेस्टिंग पॉइंट पुट कर दो, टेस्टिंग पॉइंट। काम बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, जब आप करोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा ये, ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 भर दो, यहां पे इसमें भरते हैं, यहां 0 यहां 0 तो 0 आ गया, लेस देन इक्वल कितना आ गया 60, 0 छोटा है 60 से, तो ये बात ट्रू है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इक्वल भी तो लिखा हुआ है। ये जो इक्वल का साइन है ना, ये तो ये बताता है कि लाइन डॉट 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 आएगी या रेगुलर आएगी, बाकी इस इक्वल के साइन से कोई मतलब नहीं है। तो 0 छोटा है 60 से, ये बात है ट्रू। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स 0 0, हाँ या ना? तो ये बात ध्यान रखें। आगे लेते हैं आप टाइप 2 को, यहीं पर ही ऐसे उतारना है बड़े सुंदर से, ऐसे फ्रॉम इन इक्वेशन 2 ऐसे उतारना और लेट करके। शीट तो वहां बड़ी होगी आपके पास, आप इसे उतारो, ये रही आपकी इक्वेशन। क्या है ये? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फिर टेबल बनेगी। अब बताओ टफ है? टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है, इतना ज्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। मैं क्यों टाइम लगा रहा हूं, मैं बात भी तो कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे बात भी तो कर रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है मेरे को। चलो एक बार x0 और एक बार y0, x डालो 0 तो 10 आ गया, y डालो 0 तो ये 10 आ गया। टेस्टिंग पॉइंट 0 0, क्यों? टाइप 2 है ये, तो क्या कुछ और नहीं हो सकता? हो सकता है। कौन सा? जो इसके ऊपर ना हो, जो उसको सेटिस्फाई ना करे। हम क्यों ढूंढे जब 0 0 फिक्स है? तो रखो जी, इसमें रखेंगे 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 बड़ा है 10 से, 0 बड़ा है 10 से, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम 0 0। पॉइंट लिखो, ओरिजिन वर्ड का यूज करो मत, वरना आदत पड़ जाएगी। जैसे अभी वो गलती की थी ना इसने, तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब रह गई कौन? फ्रॉम इन इक्वेशन, बताओ थर्ड ले लो जी, फिर लेट करके। थर्ड हमारी ये है, ये कौन है बताओ? टाइप 3। और टाइप 3 के अंदर खास बात बताओ, टाइप 3 के अंदर 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा, यानी एक पॉइंट तो फिक्स है, नोन है 0 0। लाइन का नाम ही है ओरिजिन लाइन, और एक कुछ भी डाल दो। अब यहां पे देखो, जैसे 20 है, 60 है, 10 है, और आपने यहां डाल दिया x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। लेकिन देखो तालमेल नहीं है ना, एक टेबल में 10 20 30 60 चल रहा है और तुम यहां डाल रहे हो 1 पे 1, तो ग्राफ जब बनाओगे तो स्केलिंग नहीं हो पाएगी, नहीं समझे? तो बराबरी के नंबर डालो, जैसे यहां 10 20 है तो यहां पर भी 10 20 टाइप के कुछ डालो। नहीं समझ पा रहे? अगर मैं 1 डाल दूंगा तो 1 आएगा, तो क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, लेकिन ग्राफ में स्केलिंग नहीं हो पाएगी। कैसे बनाओगे? 1 से लेकर 60 तक, और 10 डालोगे 10 की स्केलिंग ले लोगे, 10 20 30। तो इसलिए बड़ा देख के डालना है, चारों जितनी भी टेबल है उसमें कंपैटिबिलिटी रहे। तो 10 डाल दो 20 डाल दो, बताओ 10 डाल दो, 10 ही आ गया। टेस्टिंग पॉइंट बताना जरा, x की वैल्यू 10 डाली, y की वैल्यू 10 ही आ गई। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं, 0 20 ले लो, कुछ भी ले लो, 0 20 ले लो, 0 30 ले लो, 0 50 ले लो, एक 0 और एक कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो जी। इसमें डालते हैं x की जगह 0 लेस देन इक्वल, y की जगह 20, 0 छोटा है 20 से, बात तो सच है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स ना, फिर वही गलती 0 20, फिर वही गलती हो रही है, 0 20 डाला है तो 0 20 की तरफ, ठीक है। ट्रू है तो टूवर्ड्स, फॉल्स है तो अवे। अब रह गई ये वाली, इसके बारे में भी आपको जानकारी लिखनी है, यहां जगह नहीं बच रही, यहां लिख रहा हूं, ऐसे लिखोगे इन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस इतना सा लिखना है, खत्म। इन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा आपको दिखाना है वहां पर, इसके मार्क्स मिलेंगे। अब इनका ग्राफ बनेगा, अब इनका ग्राफ, चलो ग्राफ भी एक ही पे बनेगा, एक ग्राफ पेपर पे सारे हो जाएंगे ड्रॉ। ध्यान रखना भी जरा, ग्राफ यहां बना रहा हूं मैं, ठीक है, टूल्स है मेरे पास भाई, ग्राफ बना रहा हूं भाई मैं यहां। पहला ग्राफ इस कलर से ले लेते हैं, क्या पॉइंट है भाई मेरा पहला, बताना जरा। 0 पर 20 और कितना है 60 पर 0, ठीक है, 0 पर 20, ये रहा पहला।
तो यहां जाता हूं मैं 0 पर 20, ये है 0, 10 10 का वो सही है, 10 20 ये रहा पॉइंट, और कितना था 60 पे 0, तो 10 20 30 40 50 60, ठीक है जी, एक पॉइंट ये रहा। लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन तो रेगुलर ही आएगी क्योंकि इक्वल भी था साथ में, ये लाइन थोड़ी आर पार एकदम क्रॉस कर देना है कोऑर्डिनेट को, ये रहा, इसका नाम रख दो, फर्स्ट नाम था इसका, इस तरह से ग्राफ बनाना है। इसी के साथ साथ जैसे ही आपने लाइन खींची, इसी के साथ साथ इसका शेडिंग भी सॉल्व करो, तो इसका ट्रू था या फॉल्स था, इसका था टूवर्ड्स 0 0, तो इसका मतलब टूवर्ड्स 0 0, तो इस लाइन के इधर है 0 0, ये रहा, तो हल्का सा एरो मार लो ऐसे करके दोनों साइड, आपको ध्यान रहेगा कि इस लाइन का एरिया इधर है, पूरा शेड करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन, क्योंकि हमें निकालना है कॉमन रीजन। क्या निकालना है हमें, कॉमन, तो अभी जब सारी ड्रॉ हो जाएंगी, जब जाके कॉमन फिजिबल रीजन आए, तो लाइन ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ होने के बाद तुरंत क्या करना है, डायरेक्शन, ट्रू है तो टूवर्ड्स, फॉल्स है तो अवे। ये पॉइंट भी यहां पे लिखी दो, ये पॉइंट था कितना 20 पे 0 पर 20, और ये कितना था 60 पे 0, ये लिखना जरूरी होता है, नाम मत देना इसके, अभी ABCD अभी मत बोलना, जब ड्रॉ हो जाए तब देंगे नाम। तो मेरा पहला काम हो गया जी डन। अब मैं कलर कर लेता हूं चेंज, इसे ले लेता हूं। दूसरा मेरा ये रहा 0 पे 10, और ये कितना है 10 पे 0, और ये भी कैसा है अवे है, ये अवे अवे 0 0 से अवे भागना है। 0 पे 10 ये रहा पॉइंट, और कितना है 10 पे 0 ये रहा पॉइंट, ड्रॉ कर दो। थोड़ी बड़ी लाइन खींचनी है आर पार, है ना, जितनी बड़ी खींच सको खींच दो। इसका नाम है 2, और इसका एरिया देखो इधर जाएगा, नहीं जाएगा इधर, अवे 0 0 से अवे। ये मेरा पॉइंट था 0 पे 10, और ये मेरा पॉइंट था 10 पर 0, 2 पॉइंट आ गए, हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं अब, यानी मैं एक लाइन जब खींच रहा हूं तो पूरा काम फिनिश कर रहा हूं, शेडिंग भी उसकी, शेडिंग ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। अब कौन सा ले लूं, व्हाइट ले लूं क्या, ग्रीन ले लेता हूं, चलो। कौन सी लाइन है बताओ अब, ये लाइन, ये है, एक पॉइंट है 0 0, और एक पॉइंट कितना है 10 पे 10, 2 पॉइंट आ गए, ओके। एक मिनट जरा, हाँ महेंद्र नमस्कार, हाँ बता दूंगा मैं भी, हैं क्या नाम है इनका, पढ़ा रहे हैं क्या, हाँ ठीक है जानने वाले, ठीक, हाँ जी हो गया 0 0 10 10, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहां तक आ गया, ड्रॉ करो बेटा से भी। 0 0 बताओ कहां है, ये रहा, यही तो है 0 0 पॉइंट, और कितना था 10 10, तो 0 0 पहले यहां लिख दो, 10 10 10 10 यहां कहीं आएगा, तो ये हमारा हो गया 10 10। लाइन कर दो ड्रॉ, ये लाइन देखो ड्रॉ हो गई, बड़े आराम से पेंसिल स्केल से होगी। नाम लिख दो इसका, 3 नाम है ना इसका, थर्ड, इसका भी क्या है, ये भी थर्ड है। इसका ट्रू फॉल्स बताना जरा, कि क्या था इसका ट्रू फॉल्स, इसका था टूवर्ड्स 0 20, तो अब देखो 0 20 किस साइड होगा, 0 20 इस साइड है, ये रहा, है ना, तो हमें टूवर्ड्स जाना है, यानी इसका एरिया इधर जाए। बताओ जी भाई साहब, बात पकड़ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब आप निकालो इसका कॉमन रीजन, लेट मी चेंज द कलर, व्हाइट ले लेते हैं। कॉमन रीजन देखो जरा आप, कॉमन रीजन अगर आप देखो तो यही तो आ रहा है, ये वाला देखो, ये क्यों आ रहा है बताना जरा। देखो इस व्हाइट वाले में इस येलो वाली लाइन का भी जा रहा है, ब्लू का इधर आ रहा है, और ग्रीन का इधर जा रहा है। ये एरिया यहां क्यों नहीं गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं हम शेड, कॉमन रीजन कहां लेते हैं, ये रीजन आ रहा है, तो ये मेरा शेडेड रीजन है, ये मेरा फिजिबल रीजन है। ये क्यों नहीं लेंगे ये वाला, क्योंकि इस वाले में ग्रीन नहीं आ रही, ग्रीन नहीं आ रही, और बाकी तो आ रही है, येलो भी जा रही है और ब्लू भी आ रही है, ग्रीन नहीं आ रही, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं होगा, ये छोटा सा जो है इसमें येलो नहीं आ रही, ये क्यों नहीं होगा, इसमें ग्रीन नहीं आ रही, ये वाला इसमें सारी लाइन आ रही है, ऐसे निकालते हैं। आया समझ, नेमिंग कर दो आप, ये ब्लू वाले का नाम ऑलरेडी था ए, इस वाले का नाम बी रख दो, इस वाले का नाम सी रखना पड़ेगा, इस वाले का नाम जो हमें अभी मालूम नहीं है,
सी रख दो, इस वाले का नाम डी, इस वाले का नाम, सब हो गया। अब हमारे पास सी और डी पॉइंट नहीं है। देखो ए पॉइंट है, ये रहा, बी पॉइंट है, सी पॉइंट नहीं है, डी पॉइंट नहीं है। बाकी जितने भी पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये काम के नहीं है। क्यों नहीं है? हम वो पॉइंट लेते हैं जो बाउंड्री पे हो, बाउंड्री पे हो, अंदर भी हो, लेकिन हम बाउंड्री वाले पॉइंट लेते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। अब निकालो आप सी पॉइंट। कैसे निकालोगे? ये बताओ, ये सी पॉइंट किस लाइन को टच करने से बन रहा है? सी पॉइंट बताना जरा, ग्रीन और येलो। तो यहां पे इस तरह से लिख दो आप, ऑन सॉल्विंग लाइंस 2 and 3 4 पॉइंट सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए मैं 2 को और 3 को सॉल्व कर रहा हूं। लाइन नंबर 2 क्या थी? देखो जरा, लाइन नंबर 2 x प्लस वाई, लाइन नंबर 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 थी। इक्वल लेना यहां पर, इक्वल, यहां पर इक्वल का सिंबल ले लेना। और लाइन नंबर 3 क्या थी? x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, ये लाइन नंबर थी 3। सॉल्व करना जरा, x की, ये y की जगह x डाल दो, ये तो x प्लस x कितना आ जाएगा? 2x कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? x 5 आ गया, तो y भी 5 ही रहेगा। देखो ना, x इज इक्वल टू वाई है, तो पॉइंट सी आ गया 5 5। ऐसे करके, या तो ये ग्राफ से मिल जाएगा, गिनोगे ना ऐसे 1 2 3 4, लेकिन उसमें कई बार डेसिमल में आ जाता है, तो एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता। तो एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता, इसलिए एलिमिनेशन लगा देना, ठीक है। तो जी सी पॉइंट का जुगाड़ हो गया 5,5। अब रह गया मेरा डी पॉइंट। बताओ जरा, डी पॉइंट ऑन सॉल्विंग किस किस को? फर्स्ट एंड थर्ड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड फॉर पॉइंट डी। ये सब फेयर वर्क है, ये सारा वर्क फेयर है। कॉर्नर पॉइंट हम वही निकालेंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी लाइन से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो डी पॉइंट निकलेगा फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट क्या थी यार? x प्लस 3y, फर्स्ट थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और ये क्या है? x इज इक्वल टू y, यही तो है। यस, पुट कर दो x की जगह y पुट कर दो, तो y प्लस 3y 4y, y कितना आ गया? 15, y 15, तो x भी 15 ही आएगा। तो डी पॉइंट आ गया 15 15। ये सब मार्क्स मिलेंगे, ये सब फेयर वर्क है। ये बनेगा ग्राफ के ऊपर, ये बनेंगे आंसर शीट के ऊपर। डी पॉइंट आपका आ गया 15 और 50। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो? ये एरिया बाउंडेड है कि इनबाउंडेड है? तो एक्स्ट्रा काम नहीं करना, अनबाउंडेड में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अब बनेगी इसकी टेबल, बना दो टेबल। टेबल तो बहुत इजी होती है, पता ही है आपको। यहाँ क्या आते हैं? कॉर्नर पॉइंट। यहाँ क्या आता है? जेड। जेड हमें दिया हुआ था, आई थिंक कितना था जेड? 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y, ये हमारा जेड था। बताओ a कितना है जी? 0 20। b कितना है भाई साहब? 0 10। c कितना है भाई साहब? 5 5। d कितना है? 15 15। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दो। इनमें कोई ना कोई तो बड़ा आया होगा, जो बड़ा आया होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा आया होगा, अगर टाई हो गया 200 200 तो मैक्सिमम नहीं, दोनों लेनी है आपको। लिखना है, जैसे मान लो ये टाई हो गया, इसका आंसर मान लो आ गया सेम, तो आपको लिखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इतना एट दिस एज वेल एज दिस, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, और अलग अलग आ रहा है तो अलग अलग। तो आप इतना काम तो कर ही सकते हो, कंप्लीट योरसेल्फ। नहीं समझे? तो जो भी आंसर इसमें आए बड़ा वाला, तो आप लिखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इतना एट दिस पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इतना एट दिस पॉइंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। टाइम लगेगा नहीं जब आप करोगे, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज डू इट रिवाइज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन एक, कह रहा मिनिमाइज करना है। ये ओपन आएगा शायद, इसमें ओपन आएगा तो ओपन वाली बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, कर लोगे अपने आप। ये कौन है बताना जरा? टाइप 1 है कि टाइप 2 है? ये टाइप 2 है। ये कौन है? टाइप 2 है। ये कौन है? ये टाइप नंबर 1 है। इसका नहीं, इसका कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका कुछ ओपन करके आएगा, तो जैसे भी आएगा वो तो आप देख ही लेना। ओपन में क्या हो जाता है, मान लो इसका ये ग्राफ आया, सपोज करो एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, तो ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, एरिया तो आ ही जाएगा ट्रू फॉल्स करके। ये आ गया,
तो टेबल बनी जाएगी। टेबल बनने के बाद फिर इसने बोला मिनिमाइज, तो इस वैल्यू को ले लेना है, इस वैल्यू को 50x प्लस 70y, मिनिमाइज में लेस देन और जो भी वैल्यू आई होगी मिनिमम वो, उसके बाद फिर डॉट डॉट, जैसे मैंने अभी दिखाया था स्टार्टिंग में करके। तो ये क्वेश्चन CYS है, कंप्लीट योर सेल्फ प्लस कमेंट योर आंसर, आई विल वेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगह छोड़ रखी है मैंने। एक क्वेश्चन देखो ये रहा, Z कुछ ऐसा दे रखा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है इससे भाई, इस 10 से हमें क्या दिक्कत है। और Z तो वैसे भी एंड में यूज होता है, Z कब यूज होता है, एंड में। चलो इसमें करना है हमें मिनिमाइज। ये कौन है, ये कौन है, ये, इसका तो कोई यूज नहीं करेंगे हम, है ना, कि इसका मतलब यूज सिर्फ इतना है कि शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ये कौन है, टाइप 1, ये कौन है, टाइप 2, ये कौन है, नहीं टाइप 1 है ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1, ये नंबर थर्ड, नहीं थर्ड 4, और ये रख दो नंबर 5, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं, या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, देख लो। यस ऑनलाइन पीपल, इसका जब ग्राफ मतलब बनाओगे, देखो इसकी तो टेबल बनेगी, है ना, इसकी भी टेबल बनेगी। इसमें कुछ है नहीं बताने को, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये इनका ग्राफ डायरेक्ट बन जाएगा, जैसे एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। एक्स की वैल्यू कितनी है 5, ये रहा, और एक्स की वैल्यू 5 छोटी, तो शेडिंग इस तरफ जाएगी इसकी। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी तो शेडिंग इस तरफ। शेडिंग करनी तो है नहीं हमें, कब करनी है, जब सारी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। लेकिन लाइन थोड़ी लंबी बनाना, लंबी, ठीक है, लाइन थोड़ी लंबी बना के शेडिंग के लिए एरो मार्क मार देना और नाम लिख देना हैंड टू हैंड। इसका बताना y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 यहां कहीं आएगा, ये y लेस देन इक्वल 5 है, y की वैल्यू छोटा इधर आएगा एरिया इसका, ठीक है। फिर इसका भी ग्राफ आ ही जाएगा, इसका भी आ ही जाएगा, जब जाके ग्राफ मिलेगा। तो ये भी कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, सॉल्व कर लेना प्लीज, जगह छोड़ रखी है मैंने। एक क्वेश्चन एक और आ गया, ये कितना है, Z दे रखा है आपको, ये बता देता हूं यार, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, कुछ तो बता ही दूं, कुछ तो बता ही दूं, इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए। फिलहाल Z दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। Z है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये मेरी फर्स्ट होगी, ये मेरी सेकंड होगी, और ये मेरी थर्ड, ये दोनों एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। देखो इसी को ना इसने इस तरह से बोला हुआ है, तो ये मेरी थर्ड होगी और ये मेरी फोर्थ होगी। ओके, यहां आ जाऊंगा फ्रॉम, बताना जरा, इन इक्वेशन फर्स्ट आ जाऊंगा। आंसर शीट में तो आप इसे पहले नोट करोगे फिर सॉल्व होगा। आ जाओ जी फर्स्ट पे, x प्लस वाई लेट करके उतारना है ना, इक्वल टू 200, ये आ गया। टेबल बनाओ जरा इसकी, ये बन गई टेबल, यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, x0 और y0, क्योंकि टाइप 2 है, टाइप 2 में एक बार x0 भरते हैं, एक बार y0 भरते हैं, तो 200 ही आ जाएगा। ये भी टेस्टिंग पॉइंट फिक्स है इसका, कितना, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 भरो जी, यहां भरो, इसमें भरते हैं ओरिजिनल में 0 0 0 लेस देन इक्वल 200, 0 छोटा है 200 से, बात तो सच है। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स 0 0, बात खत्म। अब बुलाओ किसे, इसे तो कुछ बुलाना ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये टाइप 1 है और टाइप 1 की टेबल नहीं बनती, ये तो सीधा ग्राफ बन जाएगा। इसे बुलाओ टाइप 3 को, फ्रॉम, ऐसे करना है एग्जाम में, ये जैसे मैं कर रहा हूं, फ्रॉम इन इक्वेशन थर्ड, ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। बुलाओ जी इसे, ये क्या लेट करके बुलाओ, y इज इक्वल टू कितना 4x। टाइप 3 की क्या पहचान होती है, x और y होते हैं। भरो आप, अब देखो टेबल के अंदर 200 200 चल रहा है, अब तुम यहां 1 मत डाल देना, अब तुम x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। एक टेबल में 200, एक टेबल में 4, यानी गाड़ी के अंदर पहिए सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दो और एक पहिया साइकिल का लगा दो, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, क्या डालू x की वैल्यू बताओ, 50 डाल देता हूं, वेरी गुड। 50 डालोगे तो कितना आएगा, पहले तो वो डालो ना 0 0, इसका तो रूल ही है 0 आना ही आना है, क्यों रिस्क लेना। अब डाल दो 50, 50 पर कितना आ जाएगा 200। टेस्टिंग पॉइंट बोलो बेटा, 0 50 या 0 40, कुछ भी, 0 0 नहीं लेना, डालो उसके अंदर। x की जगह ये रहा, इसमें डालेंगे x की जगह 0 और y की जगह 50,
तो 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां बच्चों से गलती हो जाती है, जैसे ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 50, तो पहले क्या दिख रहा है 0, तो यहां वो 0 भर देते हैं। तो देख के भरना है कि x क्या है और y क्या है, थोड़ी सावधानी। तो 50 बड़ा है 0 से, बात तो सच है। इसका मतलब टूवर्ड्स 050 जाना है, हमें इस तरफ जाना है, वो लाइन में लिख नहीं रहा, बस और तो कुछ लिखना नहीं। ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख देना यहाँ पे। इन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिख देना वो इन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं ग्राफ बना रहा हूं भाई, ग्राफ जरा देख लेना सारे लोग, यहां से ले लेता हूं x x डैश y y डैश बनाना जरा। लाइन नंबर 1 लेते हैं पहले, 0 पे 200, 200 पे 0। बताओ जी 200, तो 10-10 का गैप लो, 20-20 का, ये भी तो है 20 20 को तो देखना है, तो 20-20 का ठीक रहेगा। तो 0 पे 200, तो 10 नहीं 20 40 60 80 100 120 140, फिर 60 80 100 200 हो गया। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा, ऐसे यहां आएगा 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200, एक पॉइंट ये रहा। मिला दो जी, बड़ा ही दूर मिल रहा है लेकिन ऐसे ही मिलेगा। अरे यहाँ मिस हो गया, लाइन भी थोड़ी रोमांटिक सी हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज बेयर विथ मी, आप लोग ठीक से बनाना स्केल से। ये बन चुका, शेडिंग बताओ इसकी, ट्रू है, टूवर्ड्स 0 0, इधर और इधर आएगा। अगली लाइन ले लो जी, अगली लाइन कहाँ है, ये रही, इसे ले लो, ये नहीं ली थी ना 20, तो ये रही 20 की वैल्यू, तो ये तो कुछ सीधी आएगी, ये तो x की वैल्यू है तो पैरेलल टू y एक्सिस आती है। इसका नाम क्या है, नाम इसका 2 है, और ये क्या है x की वैल्यू बड़ी है, बड़ी इस तरफ होगी क्योंकि ये 20 है तो इस तरफ होगी, नहीं समझे, इसकी भी हो गई। एक और वैल्यू वो कहाँ है, इसे ले लो, ये रहा 0 0 50 पे 200 0 0, ये रहा 50 पे 200, 50 कहाँ होगा देखो 20 40 60, तो 50 तो यहां होगा बिल्कुल बीच में, यही तो होगा। क्या दिखा देता है ये, नहीं समझे, कहां गया वो, मिट गया क्या, ये कितना है 20 40 60, यहां क्यों होगा, यही होगा 50। चलो 50 पे कितना है 200, तो 200 तक जाओ, टॉप पे जाना पड़ेगा सीधा, ओ तेरी यहां पे जाना पड़ेगा, यहां पर आएगा पॉइंट, मिला दो उसे। रोहित ये मिल गया पॉइंट, देखो ये मैंने सवाल जानबूझ के बताया आपको क्योंकि इसमें दिक्कत आ सकती थी। ग्राफ ऑल ओके, शेडिंग कर देते हैं। शेडिंग देखो ये वाली होगी, ये वाली होगी आपकी शेडिंग, क्योंकि देखो ब्लू का भी जा रहा है, ग्रीन का इधर ही जाएगा, ग्रीन का रीजन टूवर्ड्स 050, और 050 देखो यार 0 से 50 इधर है तो इस तरफ जाएगा, ये एरिया आ गया। कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। इसका नाम रखो A, इसका नाम रखो B, इसका नाम रखो C। देखो ये तो निकला हुआ है A पॉइंट, ये 20 था ना, तो x की वैल्यू कितनी है 20 पे, इसमें सेकंड में डाल दो, कहां है सेकंड, वेयर इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज सेकंड, ये रहे ना, नहीं 20 तो ये है ही, किसमें डालनी है इसे, इसमें डालो फर्स्ट में, फर्स्ट कहां है, ये रही फर्स्ट, भरो इसके अंदर, 20 पर x की वैल्यू कितनी 20, तो 180 आएगा ना। तो यहां पर एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, जहां दिख रहा है वहां तो वही लिख दो, और जहां नहीं दिखे वहां लगा दो। C निकालो, C पॉइंट भी x की वैल्यू कितनी है 20, और ब्लू वाली लाइन तो 20 है, ग्रीन वाली कहां है, ये रही ग्रीन वाली लाइन, इसमें कर दो पुट, कितना आ जाएगा 80। रह गया कौन सी लाइन, B वाली निकालनी पड़ेगी एलिमिनेशन से क्योंकि B वाली साफ साफ दिख नहीं रही, तो लिख दो ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग। बताना जरा B पॉइंट किस किस से आएगा, एक तो फर्स्ट से, और एक ग्रीन वाली कौन सी है थर्ड, फॉर पॉइंट B। ग्राफ से अगर निकल रही है तो निकाल देना, वरना इस तरह से एलिमिनेशन। तो फर्स्ट क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, और ये क्या है y इज इक्वल टू 4x, यहां पुट कर दो x की जगह, y की जगह पुट कर दो 4x, तो x प्लस 4x ये कितना रहेगा 200, 5x ये कितना रहेगा 200, x कितना रहेगा 40, तो x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू 160, y की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो पॉइंट B आ गया कितना 40 पर 160, 40 पर 160, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद टेबल बनेगी, एक टेबल बनानी आती है,
यहाँ क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट। फुल फॉर्म लिखना, कभी लिख दो सीपी, सीपी का मतलब कनॉट प्लेस भी होता है, ठीक है, तो पूरा लिखना वहां पर। और यहां लिख देना अपना जेड, जेड कितना था 1000x प्लस 600y, और इसके अंदर पुट कर देना जो भी इसने पूछा है मैक्सिमाइज, तो जो भी बड़ा आंसर आए लिख देना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज दिस एट पॉइंट दिस। तो इतना पार्ट सी वाई है, कर लोगे? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, मजेदार सवाल था। तो थैंक यू बच्चों, इतना ही काफी था। तो ये वीडियो देखो, 5 नंबर आपके पक्के हैं श्योरली 100%, ठीक है। अपना सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।